हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन के दो महत्वपूर्ण पहलू डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, उसके क्या कारण हैं, क्या उसके परिणाम हैं, अर्थव्यवस्था पे किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है इत्यादि के बारे में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन के मापने के जो दो महत्वपूर्ण तरीके हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या है, ये सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होना, यानी वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, सामान्य कीमत स्तर और लगातार वृद्धि। इससे क्या परिणाम होता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, यानी जो वस्तु की कीमत यानी प्राइजेस और मुद्रा के मूल्य वैल्यू ऑफ मनी, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी प्राइजेस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, इसके कारण क्या होती है, हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन को समझें तो डिमांड आपकी ज़्यादा होती है, उसकी सप्लाई से मतलब मांग बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों मांग और पूर्ति के बीच का जो असंतुलन है, इसके कारण इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है। इसी तरह जो वेजेस हैं वो अधिक होते हैं, या इसको समझे जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो प्रतिफल दिया जाता है वो जो होता है वो अधिक होता है उनकी सीमांत उत्पादकता से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इन्फ्लेशन माना जाएगा। तो दो बेसिक मेजरमेंट हैं आपकी इन्फ्लेशन के, वो है डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों का अगर देखें तो सबसे पहला जो इनके आधार है मेजरमेंट का, तो होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक या डब्ल्यूपीआई जो है वो क्या करता है, ये होलसेल प्राइसेस लेवल को ट्रैक करता है। वहीं पे सीपीआई वो रिटेल प्राइस के लेवल को ट्रैक करता है। फिर दूसरा पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो पब्लिकेशन के आधार पे अगर अंतर देखें तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रकाशित होता है डब्ल्यूपीआई। और जो सीपीआई है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने दिनों के बाद ये निकलते हैं, तो डब्ल्यूपीआई वीकली बेसिस पे निर्धारित किया जाता है और जो सीपीआई है वो मंथली बेसिस पे। इसके अलावा जो इनका बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई का 2011-12 है और सीपीआई का 2012 है। इनके अंतर्गत जो आइटम्स हैं या वस्तुएं ली गई हैं वो डब्ल्यूपीआई में 697 आइटम्स या गुड्स हैं जो ली गई हैं, और सीपीआई के अंतर्गत दो भाग कर दिए गए, अर्बन और रूरल के। अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में जो है 460 आइटम्स इन्होंने लिए हैं, और रूरल एरिया के लिए इन्होंने जो 448 आइटम्स जो है उनको निर्धारित किया है। अब इनके भी जो डब्ल्यूपीआई में जो ग्रुप्स हैं 697 वस्तुओं के लिए, वो 3 ग्रुप्स बनाए हैं और इन 3 ग्रुप में शामिल हैं। सबसे पहले तो जो है प्राइमरी गुड्स है, और दूसरी फ्यूल या पावर वाला ग्रुप है, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि। इसी तरह सीपीआई के जो हैं उसमें 8 ग्रुप्स बनाए गए हैं जो इस तरह से हैं: हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड, एजुकेशन, मेडिकल, रिक्रिएशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो टोटल इतने सारे जो सीपीआई के आइटम हैं अर्बन और रूरल के मिला के उनको 8 ग्रुप्स में 8 समूह में बांटा गया है। अब सीपीआई को
मापने के जो प्रकार हैं वो 3 तरीके से सीपीआई को मापते हैं। एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। इसका मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। ये पूरी अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति है, कुल मुद्रास्फीति जो है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है कोर इन्फ्लेशन। ये कैसे निकालते हैं? इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी आइटम्स को माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है? कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। अब उसको माइनस करने का आधार क्या है कि फूड एंड एनर्जी आइटम्स जैसे खाद्यान्न वस्तुएं हैं, पेट्रोल डीजल हैं, ये एक तरह से ऐसी वस्तुएं हैं जिनके जो प्राइजेज़ हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो एक तरह से ये आउटलाइनर्स मान के इनको, और इसमें से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाता है। और ये कोर इन्फ्लेशन इस रूप में इम्पोर्टेंट है कि यह जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपने अध्ययन में, अपने नीति निर्माण में इसकी बहुत सहायता लेते हैं। इसके आधार पे आगे डिसीजन होते हैं। ये पता लगाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस जगह पे क्या हमें सुधार करने चाहिए, कहाँ इंटरवेंशन करना चाहिए, ये सब कोर इन्फ्लेशन के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। और तीसरा जो है वो है फूड इन्फ्लेशन, जो फूड एंड बेवरेज की जो प्राइसेस हैं उनके आधार पे जो इन्फ्लेशन निकलती है, दैट इज़ फूड इन्फ्लेशन। तो जैसे कि इस चित्र को हम देखें, इस मैप में हम देख पा रहे हैं कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 2014 के बाद जो है वो क्या हो रही है? गिर रही है, और 2019 में थोड़ी सी बढ़ी है। और जो फूड इन्फ्लेशन है जो वो क्या कर रही है, ये जो है इसमें भी अप एंड डाउन रहे हैं। और 2019 में फूड इन्फ्लेशन में बहुत वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि 2014 में 2014 में के बाद से जो है आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन वो उसमें थोड़ी कमी हुई है। उसका कारण क्या था कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी होना। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं चित्र में कि 2019 में वापस हेडलाइन इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है। तो इसका कारण क्या कि आपकी जो सब्जियां हैं इनकी कीमतों में वृद्धि होना है। ठीक है, बाकी फूड का हम देख रहे हैं थोड़ा इनकी प्राइसेस डाउन हुई है, और कोर इन्फ्लेशन जो है लगभग माइनर फ्लक्चुएशन के साथ चलती जा रही है। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें चित्र में देखा था कि जो मुद्रास्फीति है 2014 से लगातार 14 से लगातार इसमें गिरावट हो रही है। और इसका प्रमुख कारण क्या था? खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट। 2019 में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी वृद्धि देखी गई है, इसका प्रमुख कारण सब्जियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि, और कोर इन्फ्लेशन है उसमें भी हल्की सी वृद्धि हमने देखी। अब जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसको हमने क्या देखा था? 2 भागों में बांटा था कि भाई ग्रामीणों के लिए अलग से निकालते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए अलग से निकालते हैं। तो अब इस चित्र को आप देखिए, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो सीपीआई है रूरल के लिए वो 2 दिसंबर 2016 से पहले रूरल एरियाज़ की जो इन्फ्लेशन थी वो अधिक थी, किससे? शहरी के क्षेत्र की तुलना में। उसके बाद 17 में ये थोड़ा बराबरी से ही रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सीपीआई रूरल एरियाज़ के लिए है वो घटती जा रही है, और शहरी क्षेत्र की जो है इन्फ्लेशन वो कम है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति है वो गिर रही है। तो दिसंबर 2016 के अंत तक तो ये अलग ट्रेंड था
कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति थी वो बढ़ी हुई थी। इसके बाद थोड़े समय के लिए लगभग बराबर रही और उसके बाद जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो इन्फ्लेशन है वो गिर रही है। अब ये चित्र आपने देखा, इसमें सिंपल ये है कि भाई पहले जो कुछ समय था उससे पहले तक ये बढ़ी हुई थी रूरल एरियाज़ की इन्फ्लेशन, और कुछ समय बाद वर्तमान में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन रूरल एरियाज़ की वो घट रही है। ये तो एक ट्रेंड पता लगा हमें रूरल और अर्बन एरिया की इन्फ्लेशन का। अब इसके निहितार्थ क्या हैं, इसके वास्तविक अर्थ क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें गहराई से इसको समझना होगा। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है 2016 वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति जो है वो ग्रामीण मुद्रास्फीति कम हो गई है और शहरों की ज़्यादा हो गई, ये तो समझ लिया। अब इसको गहराई से समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो थी रूरल एरियाज़ में वो कम हो गई। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमने रूरल एरियाज़ के लिए ली है। 448 गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हमने रूरल एरिया में काउंट किया है। तो कुछ वस्तुओं के समूह था जिनमें तो प्राइजेस कम हो गई और कुछ ऐसा समूह था जिसमें प्राइजेस घट गई, और उनका नेट रिज़ल्ट जो आया वो ये आया कि उनकी प्राइजेस कम रही, यानी मुद्रास्फीति कम रही रूरल एरियाज़ में। अब जो कम रही या इससे पहले उससे हम ये देखें कि किन विविध समूह की कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, वो वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार, ये ऐसी वस्तुएं थीं जिनकी कीमतों में वृद्धि हुई। अर्थात शिक्षा अब पहले की तुलना में महंगा हो गया, स्वास्थ्य पहले की तुलना में महंगा हो गया, घरेलू सामान, परिवहन, संचार, इनमें भी यही स्थिति रही। अब आप और हम सब यही जानते हैं कि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है कि इसमें अगर व्यक्ति कोई बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो चाहे उधार लेके अपना काम चलाए, उधार लेके उसको इलाज कराना पड़े, वो करवाता है। तो ये बेसिक नीड्स हैं। तो इनकी प्राइजेस जो है बढ़ना अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इसका मतलब ये भी है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो गई, क्योंकि जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार पहले की तुलना में ये महंगे हो गए। अब वो उनकी पहुंच से और भी थोड़ा दूर चले गए। दूसरी तरफ देखिए कि विविध समूह की कुछ जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कमी हुई है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कमी हुई है, वो है खाद्य, कपड़ा, जूता, समूह। अब इसमें देखिए खाद्यान्न कौन पैदा करता है? रूरल एरियाज़ में कृषक ये इसकी सप्लाई करते हैं, यानी कृषक जो है अनाज उत्पन्न कर रहा है उसकी कीमत क्या हो गई है? कम हो गई है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि उसकी जो वो वस्तुएं बेच रहा है उनकी कीमतें अगर बढ़ती तो उसको लाभ मिल सकता था, लेकिन अब क्योंकि इनकी वस्तुओं की या खाद्यान्न की कीमतें कम हो गई है तो वो जो सप्लाई कर रहा है उसकी कीमत उसको कम मिलेगी। इसके कारण क्या होगा? उसकी इनकम कम हो जाएगी और इसके कारण परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, और फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कृषक के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कि खाद्यान्न की जिनकी वो सप्लाई करते हैं उनकी कीमतें बढ़ती तो उनको फ़ायदा हो सकता था, लेकिन क्या हुआ? इसके उलट खाद्यान्न की कीमतें जो है गिर गई, जूता समूह, कपड़ा समूह, इनकी कीमतें गिर गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कपड़े बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते उस रूप में कि ना उनको फैशन का ज़्यादा वो रहता है, ना वो जूते पहनने का इतना वो रहता है कि वैरायटी ऑफ शूज़ या उनको चाहिए या वैरायटी ऑफ क्लोथ्स उनको चाहिए। तो ये इनकी उपयोगिता जो है
इतनी अति आवश्यक नहीं है, इनकी उपयोगिता इतनी नहीं है, या उनके लिए ये अति आवश्यक वस्तुएं नहीं है कपड़ा और जूता, और जो आवश्यकता खाद्यान्न तो उसकी कीमत भी कम हो रही है। तो इस रूप में हम देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको दोहरा एक तरह से दोहरा नुकसान इससे हुआ है कि जो हम इतने लॉन्ग रन में जो देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति कम हो गई है शहरी क्षेत्र की तुलना में, तो इसका कंपोजिशन जब देगा तब हमें वास्तविक पिक्चर, वास्तविक जो स्थिति है उसका पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो इस ट्रेंड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी ट्रेंड को समझा हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे विशेषज्ञों ने, इकोनॉमिक्स ने, और उनका परिणाम क्या हुआ कि जो फरवरी 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आया था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित रहा। अर्थात ये जो ट्रेंड है उनको देखकर सरकार डिसीजन लेती है, विशेषज्ञ ये सुझाव देते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इंटरवेन करना चाहिए, किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे या बढ़ती रहे। लास्ट में हम देख रहे हैं कि जो मुद्रास्फीति है उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो इसका आय और धन के वितरण पर दुष्प्रभाव होता है जो है, और असमानता इससे बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती, गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, और गरीबों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उत्पादन और आर्थिक विकास में भी कमी होती है। इसके और जो दुष्प्रभाव या प्रभाव देखें हम तो इससे स्थिर आय वालों को हानि होती है, जिनकी फिक्स इनकम है उनको बहुत हानि होती है, नौकरी पेशा तथा मजदूरों को इससे हानि होती है, और ऋणदाता जो ऋण दे रहा है उसको हानि होती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन से जो ऋणी है, जिसने ऋण ले रखा है, कर्जदार है, उसको लाभ होता है, निवेशकों को लाभ होता है, उद्योगपतियों और व्यापारियों को लाभ होता है। तो इस रूप में हमने जाना कि इसके क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं इन्फ्लेशन के। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि जो है क्या मुद्रास्फीति सर्वथा हानिकारक है। तो इसको 3 रूपों में हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि बहुत अधिक मुद्रास्फीति हो, मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो आ जाती है, यानी जैसे 2 अंकों की जो मुद्रास्फीति होती है, 9 के बाद जो 10 से शुरू हो जाती है 2 अंक से, तो वो हानिकारक, बहुत अधिक मुद्रास्फीति वो भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। अत्यधिक न्यून मुद्रास्फीति हो, से 0.1% इन्फ्लेशन अगर हो रही है तो वो भी कोई विशेष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नहीं डालती है। लेकिन जो मध्यम मुद्रास्फीति है, भारत के संदर्भ में हम देखें तो 4 से 6% की जो इन्फ्लेशन रेट है वो अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी भूमिका निभा सकती है। तो इस तरह हमने जाना कि जो मुद्रास्फीति है वो सदैव हानिकारक नहीं होती है, वरन जो मध्यम मुद्रास्फीति है वो अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के लिए और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान दे सकती है। तो इस वीडियो में आपने जाना मुद्रास्फीति के जो मापने के महत्वपूर्ण साधन WPI, CPI, उनके प्रभाव, उनका कंपैरिजन, और इसके जो ट्रेंड्स हैं उनको किस तरह से जो है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा इनकी सहायता लेकर और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में जो है किस तरह से इकोनॉमी अपना योगदान दे सकती है, किन क्षेत्रों में इंटरवेन किया जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि अर्थव्यवस्था और अधिक तेज़ी से आगे बढ़े, इनके बारे में चर्चा की। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।